लेक्चर नंबर 52 पार्ट 2 इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशंस। पिछले लेक्चर में हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं और 6 स्टेप्स में क्या याद रखना चाहिए वो बात किए थे। ठीक है, ये लेक्चर देखने से भी पहले एक बार जो स्टार्टिंग का समरी बताए थे लेक्चर 52 पार्ट 1 में, जो 6 स्टेप्स का समरी बताया था ना स्टार्ट में, सिर्फ उतना पार्ट एक बार देख के आ जाओ। ठीक है, ओके। हाँ, ज़्यादा कुछ खास ज़रूरी नहीं है, बट इट विल हेल्प। हम लोग इसमें एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हेल्प करेगा हम लोग को। इस टॉपिक का नाम है मेजरमेंट पीरियड। ठीक है, एक बात बताओ, हम लोग को गुडविल, एनसीआई या फिर आईएनए अगर निकालना होता है, गुडविल एनसीआई छोड़ो, गुडविल निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? 6 स्टेप्स हैं। पहले एक्वायर्ड को ढूंढते हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन ढूंढते हैं, कितना पैसा दिए हैं परचेज कंसिडरेशन वो ढूंढते हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं वो ढूंढते हैं, जो दूसरा शेयर होल्डर है उसका वैल्यू क्या है वो ढूंढते हैं। इसे ढूंढने के बाद पीसी प्लस एनसीआई प्लस पीएचसी माइनस आईएनए करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि गुडविल कितना है। ट्रू, परफेक्ट। लेकिन एक बात बताओ, जिस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन है, जिस दिन खरीदा रहा है, उस दिन ज़रूरी है कि पीसी में जो अमाउंट हम दे रहे हैं, जैसे कि अगर कोई डेफर्ड कंसिडरेशन है या कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है, वो हमको नहीं पता है कि हम देंगे कि नहीं देंगे, या फिर कोई अमाउंट श्योर नहीं है, या फिर कोई अमाउंट ऐसा आईएनए का कि उस दिन मेरे पास डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन सेलर के पास कोई ज़मीन था, ठीक है, कोई लैंड था, लेकिन उसका कोई फेयर वैल्यू नहीं निकाल पा रहा था, उसके पास सिर्फ कैरिंग वैल्यू था। तो आईएनए में तो सारा कुछ फेयर वैल्यू पे जाता है, तो तुम रिकॉर्ड नहीं किया उस दिन, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। जिस दिन फेयर वैल्यू पता चल जाएगा उस दिन रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इन केस जैसे कि आज हम अक्वायर किए हैं तुम्हारा बिजनेस, लेकिन आज तुम अपना ज़मीन का फेयर वैल्यू हमको नहीं बता पा रहा है, तो आईएनए में हम उसको कंसीडर नहीं किए। लेकिन एक साल के अंदर, जैसे कि 8 महीना में, 10 महीना में हम लोग को पता चल गया कि उस ज़मीन का फेयर वैल्यू क्या है। तो जब हमको पता चल गया कि उस ज़मीन का फेयर वैल्यू क्या है, किस दिन, जिस दिन अक्वायर किए थे, आज हम अक्वायर कर रहे हैं, 10 महीने के बाद पता चल रहा है, इस दिन पता चल रहा है कि इस एक जिस दिन अक्वायर किए थे उस दिन इस ज़मीन का वैल्यू ये था। इतना सब एक्चुअरियल लोग काम किया, कुछ दिन काम करने के बाद पता चला, 10 महीने के बाद पता चला कि भाई जिस दिन अक्वायर किया था उस दिन ज़मीन का फेयर वैल्यू ये था। तो जिस दिन पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये था ज़मीन का फेयर वैल्यू, तो उस दिन हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। बस, वेरी इजी। इट इज़ नॉट दैट ईजी। तुम जिस दिन अक्वायर किया उस दिन कुछ एंट्री दिया होगा गुडविल वुडविल का, समथिंग का, तो उस दिन तुमको ज़मीन का वैल्यू नहीं पता होगा, तो आईएनए में कुछ और अमाउंट आया होगा। आईएनए में ज़मीन को वैल्यू लेके 100 रुपये आना चाहिए था, लेकिन ज़मीन का वैल्यू 20 रुपया था, तो आईएनए में 100 रुपये आना चाहिए था, लेकिन 20 रुपये का वैल्यू उस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन तुमको पता ही नहीं था, तो आईएनए तुम 80 रुपया लिखा। तो पीसी प्लस पीसी प्लस एनसीआई प्लस पीएचसी माइनस आईएनए 80 किया होगा। तो उस दिन गुडविल हो सकता है कि 20 रुपया आया, 30 रुपया गुडविल आया, ठीक है। लेकिन जब तुम रिकॉर्ड करेगा तो आईएनए 80 रुपये से 100 रुपया का हो जाएगा। तो हो सकता है कि तुम्हारा जो गुडविल है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। पीसी अगर 100 रुपया है, एनसीआई 100 रुपया है और आईएनए तुम्हारा है 100 रुपया, तो 100 200 माइनस 100 करेंगे, 100 200 माइनस 80, पहले 80 था आईएनए तो माइनस 80, तो 200 में से 80 गया तो 120 गुडविल आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब पता चला कि आईएनए 80 ना 100 था, तो गुडविल कितना आएगा? 100 प्लस 100 माइनस 100, तो तब मेरा गुडविल आ जाएगा 200 में से 100 100। फर्स्ट टाइम गुडविल आ रहा था 120, सेकेंड टाइम आया गुडविल 100, तो गुडविल तो चेंज हो गया। आईएनए के वजह से चेंज होने की वजह से मेरा गुडविल चेंज हो जाएगा। तो जो डे 1 जो हम गुडविल अपने बुक्स में रिकॉर्ड किए थे उसको भी अब चेंज करना होगा जिस दिन हमको पता चल रहा है, जिस दिन फेयर वैल्यू पता चल रहा है। ट्रू। ये सारा जो बात है, इस बात को इस टॉपिक का नाम है मेजरमेंट पीरियड। इसमें क्या होता है कि इफ़ ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सम इन्फो इज़ नॉट अवेलेबल, बट इफ़ विद इन 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन, 1 साल के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन, इफ़ वी गेट टू नो सच इन्फॉर्मेशन एंड दैट इन्फॉर्मेशन विच वॉज ऑन दैट डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन के 1 साल के अंदर कोई बात पता चल रहा है और जो बात पता चल रहा है उसका वैल्यू हम डेट ऑफ एक्विजिशन का दिन निकाल पा रहे हैं, इस दिन का वैल्यू हम लोग पता चल रहा है, देन वी कैन एडजस्ट सच
थिंग जो भी हमको पता चला है उसके वजह से जो भी एडजस्टमेंट होगा वी विल एडजस्ट थ्रू गुडविल, एनसीआई या आईएनए। हम लोग अभी क्या कर रहे थे, जब हमारा 80 रुपये का ज़मीन को 100 रुपये में जब फिर से जब आईएनए को 80 से 100 पे किए, क्योंकि फिर से रिकॉर्ड किए थे हम, तो हमारा गुडविल चेंज हो रहा था। तो जैसे ही हमको कोई चीज़ को इफेक्ट देना होगा जो पहले नहीं पता था, अब हमको पता चल रहा है, तो उसका जब इफेक्ट देंगे तो हमारा गुडविल चेंज हो जाएगा, एनसीआई चेंज हो सकता है या फिर आईएनए से चेंज हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक चीज़ का चेंज होना होगा। तो जब चेंज होगा तो आपको एक एंट्री देना होगा। क्या एंट्री देना होगा मेरे भाई? जो चीज़ चेंज हुआ है उसका एंट्री दो। लाइक फॉर एग्जांपल क्या, उसे एग्जांपल दिखने के लिए तुमको आना होगा पेज नंबर 103 पे। 103 खोलते हैं कॉपी का, उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, देखते हैं। 102 सॉरी, एके लिमिटेड 75% ले रहा है मुकुल लिमिटेड का। आईएनए का फेयर वैल्यू 1100 करोड़ है, लेकिन ये जो फेयर वैल्यू 1100 करोड़ है वो एग्जैक्ट नहीं है, उसमें कुछ कुछ अमाउंट मिसिंग है। तो हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड किए 1100 करोड़, जो अमाउंट मिसिंग था उसको हम रिकॉर्ड नहीं किए। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 1 अप्रैल 12, ठीक है। पीसी 75%, जो 75% खरीदे हैं तो उसका परचेज कंसिडरेशन 1000 करोड़ रुपया है, ठीक है। और एनसीआई पीएसएन मेथड से निकालना है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन 6 स्टेप करेंगे। 6 स्टेप का वैल्यू सब दिया ही हुआ है तुमको, कि तुमको सबसे पहले पीसी वैल्यू दिया ही हुआ है, एनसीआई का वैल्यू तुम निकाल दोगे पीएसएन मेथड से, और उसके बाद आईएनए का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, तो तुम गुडविल निकालो। गुडविल जब निकाला तो गुडविल आया 175 रुपया। लेकिन मेरे भाई 175 रुपया तब आया है जब डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन तुमको एग्जैक्ट आईएनए नहीं पता था, आईएनए में कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। तुमको 2 साल के बाद, डेट इज़ 2 साल नहीं, 1 साल के बाद, 1 साल बोल रहे हैं, 1 अप्रैल 12 को तो अक्वायर किए, और 11 महीना के बाद, डेट इज़ 14 फरवरी 13, 11 महीना के अंदर, 1 साल से पहले, दैट इज़ विद इन 1 ईयर, तुमको पता चल रहा है कि एक्चुअल में आईएनए का वैल्यू था 1200 करोड़ और ना कि 1100 करोड़। बोले थे कि कुछ कुछ मिसिंग है, तो एग्जैक्ट 1200 करोड़ था। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन 1100 करोड़ नहीं था वैल्यू, 1200 करोड़ था। ये पता कब चला? 14 फरवरी 13 को, मतलब विद इन 1 ईयर। तो ये मेजरमेंट पीरियड का क्वेश्चन है। तो जब ऐसा होता है तो हमको रिकॉर्ड करना होगा और एडजस्ट करना होगा। तो पहले हमारा पीसी 1000 करोड़ था, एनसीआई 300 करोड़ और आईएनए 1200 करोड़, सॉरी उल्टा बोलती है। पहले हमारा पीसी था 1000 करोड़, एनसीआई था 275 करोड़, आईएनए था 1100 करोड़, तो हमारा गुडविल आ रहा था 175 करोड़। लेकिन अब एक्चुअल में क्या होना चाहिए? पीसी 1000 करोड़, एनसीआई 300 करोड़। पहले एनसीआई था 275 करोड़, लेकिन अब हो गया एनसीआई 300 करोड़। क्यों? क्योंकि एनसीआई पीएसएनए मेथड से है, और पीएसएनए मेथड में आईएनए मल्टीप्लाइड बाई एनसीआई परसेंट होता है। तो पहले आईएनए था 1100, अब आईएनए हो गया है 1200, तो हमारा एनसीआई भी चेंज हो गया। 275 से अब एनसीआई हो गया 300 करोड़। आईएनए पहले था 1100 करोड़, अब एक्चुअल में निकला 1200 करोड़। तो हमारा एग्जैक्ट ट्रू गुडविल कितना आएगा? 100 करोड़। पहले गुडविल आया था 175 करोड़ जब डेटा नहीं था, और जब एक्चुअल डेटा आ गया तो गुडविल है 100 करोड़। तो डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 12 को हम अपना गुडविल दिखाए होंगे 175 करोड़, लेकिन एक्चुअल गुडविल हमारा कितना होना चाहिए था? 100 ही करोड़ रुपया। हमारा एनसीआई हमारे अदर इक्विटी में दिखना चाहिए था 300 करोड़ रुपये, लेकिन हम लोग उसको दिखा रहे थे 275 करोड़ रुपये। ट्रू। तो एनसीआई को कम पे दिखा रहे थे, 275 पे दिखा रहे थे, लेकिन दिखाना था 300 करोड़ पे, तो एनसीआई को तुमको 25 करोड़ से बढ़ाना होगा, ठीक है। जो आईएनए है वो तुम्हारा 1100 करोड़ पे दिख रहा था, उसको तुमको 1200 करोड़ पे दिखाना चाहिए, तो 100 करोड़ से ज़्यादा तुमको दिखाना होगा अब आईएनए को। फिर उसके बाद आईएनए क्या होता है? इंटेंजिबल आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। तो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट सेलर का अपने बुक्स में लाते हैं, तो अपने बुक्स में सिर्फ 1100 करोड़ लाए होंगे, लाना था 1200 करोड़, तो अब आईएनए को हमको 100 करोड़ से बढ़ाना होगा अपने बुक्स में, ठीक है। उसको बोले, उस टाइम बोले थे कि एसेट सिर्फ 1100 करोड़ का ला रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में लाए थे, एक्चुअल में अभी लाया कितना है? 1200 करोड़ का। तो मेरे बुक्स में 1100 करोड़ पे दिख रहा है, अब 1100 करोड़ से नेट एसेट को हमको 1200 करोड़ पे ले जाना होगा। ट्रू, ठीक है। फिर गुडविल उस टाइम रिकॉर्ड किया था 175 करोड़ पे, लेकिन एक्चुअल में गुडविल 100 ही करोड़ है, तो मैं 75 करोड़ ज़्यादा कर दिए हैं, तो गुडविल को 75 करोड़ से कम करना होगा। तो 3 चीज़ बात बोला गया कि एक तो एनसीआई को तुमको 25 करोड़ से बढ़ाना है, आईएनए को 100 करोड़ से बढ़ाना है, और गुडविल को 75 करोड़ से कम करना है, ठीक है। एनसीआई को हमको अगर बढ़ाना है तो क्या करेंगे? हम लोग करेंगे 2 एनसीआई। एनसीआई इक्विटी का पार्ट है, और जब भी तुम जर्नल एंट्री याद करो, स्टार्टिंग में बोले थे
क्या एंट्री दिए थे हम लोग? नेट एसेट अकाउंट डेबिट, IN अकाउंट डेबिट, मतलब नेट एसेट अकाउंट डेबिट टू PC टू NCI। तभी PC से जितना मैं खरीदाया वो परसेंट और बाहर का जो कंट्रोलिंग था वो, तो दोनों PC और NCI के मिला के 100 होता था, तो क्रेडिट में NCI जाता था। तो जब NCI को बढ़ाना है तो हमको उसको क्रेडिट करना होगा, तो टू NCI 25 करोड़ से हम लोग उसको बढ़ा दिए। ठीक है, अब हमको INA को बढ़ाना है। INA क्या है? एसेट होता है, नेट आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। तो एसेट को अगर बढ़ाना है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो INA को डेबिट कर दो 100 करोड़ से। ठीक है, गुडविल जो था हमारा, गुडविल कम हो रहा था, तो गुडविल को कम करने के लिए क्या करेंगे? गुडविल का जनरल वो एसेट है, तो एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट, तो गुडविल टू गुडविल। तो जर्नल एंट्री ये एडजस्टमेंट जो हुआ हमारा, उसके वजह से एंट्री क्या होगा? INA अकाउंट डेबिट 100 करोड़, NCI अकाउंट डेबिट 25 करोड़, गुडविल अकाउंट डेबिट INA अकाउंट डेबिट 100 करोड़, टू NCI 25, टू गुडविल 75 करोड़। देखो एंट्री एकदम फिक्स हो गया, आया बस समझ में? तो ये एंट्री क्यों देना पड़ा? क्योंकि हमको बाद में कुछ पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन फॉर डेट ऑफ एक्विजिशन विद इन 1 ईयर। ओके, तब हम लोग ये एंट्री दे रहे हैं रिकॉर्ड करने के लिए। फाइन, ये जो एंट्री दी हम लोग, वो कैसे हम लोग वो जो वैल्यू सब हम लोग कैसे ढूंढ पाए? एक बार जो ओरिजिनल किए थे उसका डेटा लिखे, PC, NCI, INA और गुडविल, फिर उसका जो रिवाइज देता था वो लिखे थे, दोनों में कंपेयर किए तो वैसे हम लिख पाए। तो ऐसे एंट्री हम लोग बना सकते हैं, ये हमको अच्छा लगा तरीका। दूसरा एक तरीका है जो सर बोले कि ये कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो कि क्या क्या बढ़ रहा है। हम लोगों का NCI 25 करोड़ से बढ़ रहा था, INA हमारा छोड़ो, अगर हम साफ सीधा क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि INA 1100 करोड़ नहीं 1200 करोड़ था, तो एक बात पता है कि हमारा INA बढ़ा है। INA कितना से बढ़ा है? 100 करोड़ से। तो ठीक है, INA लिख दो 100 करोड़, INA अकाउंट डेबिट 100 करोड़। ठीक है, फाइन। एक बात बताओ, INA के ऊपर क्या क्या डिपेंड होता है? INA के ऊपर कुछ नहीं भाई, INA के ऊपर हमारा वो डिपेंड होता है क्या? NCI डिपेंड होता है। तो कब डिपेंड होता है? जब PSNA मेथड होता है। फेयर वैल्यू मेथड में हमको INA से कोई मतलब नहीं होता है। तो PSNA मेथड में NCI को फिर हम लोग चेक करेंगे, तो 100 करोड़ अगर बढ़ा है हमारा INA, तो हमारा PSNA कितना बढ़ा होगा? 25 करोड़, क्योंकि 25% था, तो वैसे निकाल लेंगे। समझे? वेरी इजी। तो हम लोग वैसे निकाल देंगे, और जो भी डिफरेंस बचेगा वो गुडविल में चल जाएगा या फिर GBP, जिधर भी कम पड़ेगा। या ये हमको नहीं समझ में आया था, इसलिए तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैलकुलेशन ओरिजिनल, रिवाइज, डिफरेंस जैसे आएगा वैसे करके तुम एंट्री बना के दे देना, बात खत्म। ठीक है, परफेक्ट। लेकिन एक बात बताओ, अपने केस में जो NCI था वो PSNA पे निकाले थे। अगर यही NCI अगर PSNA पे ना होकर फेयर वैल्यू पे होता, और फेयर वैल्यू दिया होता बुक में पहले से, तो हम लोग क्या करते हैं? तब क्या होता? कुछ नहीं भाई, पहले ओरिजिनल लिखेंगे, PC 1000 करोड़, टू NCI, PC NCI जितना भी होता वो अमाउंट माइनस INA और गुडविल। तो अगर मान के चलते कि हमारा NCI 275 करोड़ होता फेयर वैल्यू, तो हमारा ओरिजिनल गुडविल 175 करोड़ होता। ठीक है, जब रिवाइज करते हैं तो हमारा PC 1000 ही करोड़ होता और NCI भी 275 होता, क्योंकि वो फेयर वैल्यू पे है। PSNA मेथड से नहीं है कि INA अगर 1100 से 1200 जा रहा था, हमको उससे कोई मतलब होगा NCI को, तो वो भी 275 पे होगा। माइनस INA 1100 की जगह 1200 होगा, जब माइनस होगा तो कुछ और वैल्यू आएगा। समझे? तो चेंज सिर्फ दो चीज़ होगा, उसमें INA चेंज होगा और गुडविल चेंज होगा। तो INA बढ़ जाएगा तुम्हारा 100 करोड़ से, और गुडविल तुम्हारा उतना ही से घट जाएगा, तो वो एंट्री बन जाएगा। तो इससे हमको समझ में ये आया, व्हाट हैपेंस टू NCI अपॉन रिवीजन। NCI में क्या इफेक्ट पड़ेगा रिवीजन होने पे, जब ये रिवीजन हो रहा है। अगर NCI PSNA से है तब हमको NCI को भी चेंज करना होगा, अगर NCI फेयर वैल्यू पे है तो NCI को चेंज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना दिमाग में बात रखो। परफेक्ट, ओके। ये जो मेज़रमेंट टर्म्स का बात है, मेज़रमेंट पीरियड का बात है, ये तभी होता है, मतलब हम लोग NCI और ये सब में इफेक्ट, जैसे कि NCI, गुडविल और INA में तभी इफेक्ट देते हैं जब ये जो मेज़रमेंट का बात हो रहा है ना, वो विद इन 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन हो रहा है। और जिस दिन हुआ है ना, उस दिन हम लोग ये पता कर पा रहे हैं कि डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन क्या वैल्यू था। दो कंडीशन, विद इन 1 ईयर और डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन का उसका वैल्यू, हमको दोनों पता चल रहा है। जब दोनों पता चल जाएगा, प्लस है, दोनों पता चलेगा, तभी हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। जब दोनों में से कोई एक हमको नहीं पता है तो हम उसका जर्नल एंट्री गुडविल, NCI और INA से नहीं दे सकते हैं।
हमको उसका अलग एंट्री देना होगा, उसको P&L की तरह रूट करना होगा, उसका भी एंट्री जाएगा लेकिन उसको P&L से रूट करेंगे। अभी हम लोग गुडविल IN और ये सब से रूट कर रहे थे, उसको हमको दूसरा तरीके से रूट करना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल अपने क्वेश्चन में IN ने 100 करोड़ से डेबिट किए क्योंकि गुडविल और NCI को हमको बढ़ाना था, इसीलिए हमको IN डेबिट किया। लेकिन अगर हम लोग ये 1 साल के बाद अगर पता चलता या फिर डेट ऑन एक्विजिशन का वैल्यू नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, P&L अकाउंट डेबिट टू NCI टू गुडविल, ऐसे करना होता। ठीक, वेरी गुड, परफेक्ट, आ गया समझ में। इफेक्ट ऑन डे ऑफ एक्विजिशन। और ये जो जर्नल एंट्री होता है वो कब का होगा, हम 14 फरवरी को हमको पता चल रहा है, तो जो जर्नल एंट्री होगा 14 फरवरी का होगा। भले ही सारा बात इस दिन के लिए चेंज करने के लिए होता है, लेकिन जिस दिन पता चल रहा है उस दिन एंट्री देंगे हम लोग। बैक डेटेड एंट्री नहीं दे सकते हैं, ठीक है, याद रखना इस बात को। परफेक्ट, ओके। अब हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एक टॉपिक नहीं, क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 52। ये क्वेश्चन है तुम्हारा पेज नंबर 29.45 बुक में और कॉपी में पेज 104 पे। क्वेश्चन 2.5 पेज का है और आंसर 3 पेज का है। 2.5 पेज का क्वेश्चन है और 3 पेज का आंसर है, कैसे बनेगा? तो भाई जब भी 2.5 पेज का क्वेश्चन और 3 पेज का आंसर है, 2.5 पेज का क्वेश्चन है, जब बड़ा क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले चेक करना होता है हमको कि रिक्वायर्ड क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो जब क्वेश्चन तुम पढ़ोगे तीनों पार्ट ABC, तीन को क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें, रिक्वायर्ड 3 पार्ट है ABC, तो तीनों को पार्ट पढ़ने के बाद तुमको रुको, हम क्वेश्चन पहले पढ़ ही देते हैं, ठीक है। पेज 29.45। हाँ, सो पहला पार्ट बोलता है व्हाट शुड बी द गुडविल और GBP टू बी रिकग्नाइज बाई H लिमिटेड, जो पेरेंट कंपनी है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंड 31 मार्च 17। मतलब गुडविल या GBP निकालना है, ठीक है। तो गुडविल या GBP निकालने के लिए 6 स्टेप निकालना होता है, ठीक। बात समझ में आ गया? तो 6 स्टेप करना है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग NCI वी विल यूज़ प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ऑफ एस लिमिटेड। जो NCI को जो वैल्यू करना है हमको, इस 6 स्टेप में, जो स्टेप नंबर 5 पे NCI का वैल्यू करना है, उसको मतलब NCI को निकालने के लिए हमको कौन सा मेथड यूज़ करना है? प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। ये कौन सा मेथड है भाई? इसमें प्रोपोर्शनेट शेयर PSNA भी बोल रहा है और फेयर वैल्यू भी बोल रहा है। तो PSNA की फेयर वैल्यू मेरे भाई प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है। तो PSNA क्या है? प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट, वही चीज़ तो है। तो PSNA मेथड पे हमको निकालना है। तो ऑप्शन ए हमको क्या बोल रहा है?